अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। जितने बच्चे भी जूम पे हैं, लाइव बैठे हैं यहाँ पर, रिकॉर्डिंग में सुनेंगे, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज बेसिकली हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है, स्टीशियोमेट्री। लेकिन मैं पहले ये गारंटी चाहता हूं कि आपको पिछला चैप्टर समझ आया होगा, क्योंकि इसको समझने के लिए पिछला चैप्टर समझ आना जरूरी है। अब मसलन पिछले चैप्टर में बेसिकली हमने सीखा क्या था, अगर हम क्विक रिकॉल करें, चैप्टर 4 में हमने गेन क्या किया। चैप्टर 4 में चैप्टर 3 तक हमने क्या पढ़ा, एटम्स क्या होता है। एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, बाहर क्या होते हैं, शेल्स होते हैं, शेल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हर शेल की एक स्पेसिफिक एनर्जी लेवल होता है। फिर हमने देखा कि एटम एक तरह के नहीं होते, डिफरेंट तरह के होते हैं। हर एटम की एक आइडेंटिटी भी पढ़ी थी हमने, जिसका नाम क्या था, एटॉमिक नंबर। क्या हुआ है? अच्छा, तो इस सामने फोकस करें। जिसको हमने क्या नाम दिया था, एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर बदलता था तो एटम की आइडेंटिटी क्या होती थी, चेंज होती थी। फिर हमने देखा कुछ एटम्स के अंदर ऐसा भी होता था कि एटॉमिक नंबर तो चेंज नहीं होता था, बट न्यूट्रॉन नंबर, यानी प्रोटॉन तो उतने ही रहते थे लेकिन न्यूट्रॉन बढ़ जाते थे। उससे एटम की आइडेंटिटी तो चेंज नहीं होती थी, लेकिन एटम का आइसोटोप बन जाता था। जैसे हमने नियोन के कितने आइसोटोप पढ़े, 3 आइसोटोप पढ़े। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप हैं, 3 आइसोटोप हैं। हर एलिमेंट के किसी के 2 हैं, किसी के 3 है, ये सब कुछ पढ़ा। थर्ड चैप्टर इज ऑल अबाउट एटम एंड देयर स्ट्रक्चर। फिर देखा कि एटम के स्टेबिलिटी 2 तरह से कंट्रोल होती है, एक इलेक्ट्रॉन्स की वजह से और एक न्यूक्लियस की वजह से। न्यूक्लियस अनस्टेबल होते थे तो वो रेडिएशंस को रिलीज करते थे, कौन कौन सी, अल्फा, बीटा, गैमा। उसकी वजह से फिर वो पेरेंट जब डॉटर में जाता था, पेरेंट न्यूक्लियस जब डॉटर न्यूक्लियस में जाता था तो वो चेंज हो जाता था। ये सब कुछ आपने चैप्टर 3 में देखा। चैप्टर 4 में फिर आप किसके ऊपर आगे, हाउ एटम कंबाइन विद ईच अदर, किस तरह एटम एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। क्यों कंबाइन होते हैं, क्योंकि हर एटम क्या चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है। और स्टेबिलिटी के लिए रूल हमने क्या पढ़ा, फिलहाल हमें यह पढ़ा कि ऑक्टेट और डुप्लेट रूल होता है। ऑक्टेट और डुप्लेट रूल, इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले शेल में 8 आ जाएं, और अगर एक शेल हो तो कितने आ जाएं, 2 आ जाएं। अब इस स्टेबिलिटी ऑर्डर को अचीव करने के लिए एटम्स आपस में क्या बनाते थे, केमिकल बॉन्ड बनाते थे। अब वो केमिकल बॉन्ड हमने देखे, केमिकल बॉन्ड कौन कौन से थे, शाबाश अगर आपको पता हो तो। फर्स्ट स्टाइल ऑफ बिजनेस क्या था, इलेक्ट्रॉन्स का 2 एलिमेंट्स के दरमियान में आयनिक बॉन्ड कब बनता था, जब एक मेटल है और जब एक नॉन मेटल है। दूसरा स्टाइल क्या था, कोवलेंट बॉन्ड। तीसरा स्टाइल क्या था, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इन तीनों का मकसद एक ही है कि बिटवीन एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स का या तो एक्सचेंज होगा या शेयरिंग होगी। शेयरिंग फिर आपने देखा था 2 तरह से होती है, इक्वल या अनइक्वल। इक्वल तब होती है जब दोनों तरफ ताकत क्या हो, सेम हो। अनइक्वल कब होती है, जब दोनों तरफ ताकत का फर्क हो। ये सारे मॉडल, फिर हमने मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर बनाना सीखे थे। ये सारी बातें हमने लास्ट लेक्चर में सीखी थी। इस चैप्टर में क्या सीखना है, चैप्टर 5 टिश्योमेट्री। व्हाट इज टिश्योमेट्री, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। आप ये एक तस्वीर में कैंसर पेशेंट देख सकते हैं, ये फुल स्क्रीन करें जी। एक तस्वीर में कैंसर पेशेंट देख सकते हैं। डेफिनेटली इसकी ट्रीटमेंट हो रही है और इसकी ट्रीटमेंट में मेडिसिन का इस्तेमाल होगा। अब ये जो मेडिसिन बनाने वाली कंपनी होगी, जो फार्मासिस्ट जहां काम करते हैं, जो फार्मेसी जहां, जो बड़ी फार्मेसी है जहां पर मेडिसिन बनती हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री का नाम सुना है आपने ना, पहले चैप्टर में ब्रांच है केमिस्ट्री की। अब वो मेडिसिन कैसे बनती होंगी, मुझे बताइए क्या तरीका होगा मेडिसिन बनाने का। मेडिसिन बनाने का यही तरीका होगा ना, अ केमिकल ए मिक्स विद केमिकल बी, ए और बी का कोई रिएक्शन होगा, सी एक कोई प्रोडक्ट बनेगा। ये जो प्रोडक्ट है ये एज अ मेडिसिन हम क्या करेंगे, यूज कर सकते हैं। अभी हमें नहीं जानना ए क्या है, हमें नहीं जानना बी क्या है, हमें बस इतना बिलीव करना है कि मेडिसिन बनाने के लिए केमिकल्स को आपस में ट्रीट करना पड़ता है, आपस में रिएक्शन करना पड़ता है। तो अगर मैं एक प्रोडक्ट बनाना चाहता हूं, मेडिसिन बनाना चाहता हूं एक स्पेसिफिक अमाउंट के अंदर, तो मुझे यह जानना पड़ेगा ना कि मुझे ए कितनी अमाउंट में चाहिए, बी कितनी अमाउंट में चाहिए, ताकि मेरी रिक्वायर्ड अमाउंट प्रोडक्ट की क्या हो, गेन हो, हासिल हो। अब केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो हमें यह सिखाती है
कि कितना रिएक्टेंट ऐड करोगे तो कितना प्रोडक्ट मिलेगा, रिएक्टेंट में क्या कम करोगे तो क्या ज्यादा होगा, क्या ज्यादा होगा तो क्या कम होगा, सारा हिसाब किताब रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के साथ। ये केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में पढ़ते हैं उसका नाम क्या होता है, स्टिशियोमेट्री। क्या नाम होता है उसका, स्टिशियोमेट्री। शियोमेट्री। मेरा नहीं ख्याल की मुश्किल है, आसानी से समझ आ गया। तो ये तस्वीर लगाने का मतलब है कि आपको ये बताना कि स्टिशियोमेट्री की मदद से ही मेडिसिन तैयार हुई होंगी इसकी, जिससे इसका क्या कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अच्छा आगे चलते हैं। अब एक इक्वेशन के जरिए से मैं बताना क्या चाह रहा हूं, एक स्पेसिफिक अमाउंट के अंदर। जैसे देखो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, शाबाश, कार्बन को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइड्रोजन को। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, शाबाश, O2। ऑक्सीजन। और ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, O2। ऑब्वियसली इनका आपस में रिएक्शन होगा और रिएक्शन के नतीजे में क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बनेगा, वाटर। अब थोड़ा सा मैं हिसाब किताब आपके सामने करके दिखाता हूं, आपको अंदाजा होगा। इक्वेशन मैंने नीचे लिख दी। इक्वेशन के मुताबिक CH4 का एक मॉलिक्यूल रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स के साथ, 2 मॉलिक्यूल्स के साथ। इट्स जस्ट लाइक, आप में से किसी के पास मार्कर होगा, मार्कर, मार्कर या पेन वगैरह होगा, दिखाइए जरा, ये मुझे स्क्रीन में लेके आए हैं जरा। जी स्क्रीन में लेके आए जरा मुझे। जी स्टूडेंट जरा देखिएगा, ये मेरे हाथ में एक मार्कर है, कट मार्कर है। इसके 2 ब्लू कैप्स हैं, एक फ्रंट पे और एक बैक पे है। ये मान लो एक ही ब्लू कैप है, हम इसको नहीं कंसिडर करते। अभी ये एक मार्कर है, लेकिन जब इसको तोड़ूंगा तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, किसकी बॉडी और इसका ब्लू कैप। अगर मैं आपको बोलूं मेरे पास 1000 इस तरह के मार्कर हैं, तो कितने ब्लू ढक्कन निकलेंगे, 1000। 1000 ही निकलेंगे। और अगर मेरे पास 1 करोड़ हैं तो कितने निकलेंगे, 1 करोड़ एक निकलेंगे। करोड़ लेकिन अगर आप इस वाले ब्लू को भी कंसिडर कर लें जो उसके पीछे लगा हुआ है, तो फिर एक मार्कर में से 2 ब्लू निकलेंगे। 1 करोड़ में से कितने ब्लू निकलेंगे, 2 करोड़। 2 करोड़। तो इसी तरह सोचो कि एक मॉलिक्यूल के साथ कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल रिएक्शन करेंगे, 2। ये दोनों और ये एक आपस में रिएक्शन करके एक मॉलिक्यूल बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड का, और 2 मॉलिक्यूल बनाएंगे किसके, वाटर के। यहां लिख लेता हूं ताकि आपको समझने में, ये एक मॉलिक्यूल इसका, 2 मॉलिक्यूल इसके, एक मॉलिक्यूल इसका, 2 मॉलिक्यूल इसके। ये मैंने इक्वेशन से देख के मैंने आपको बताया। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे वाटर मॉलिक्यूल 10 चाहिए, मुझे 10 मॉलिक्यूल वाटर के एज अ प्रोडक्ट यहां चाहिए, तो मुझे आप जरा बताओ मैं कितने मीथेन के मॉलिक्यूल का यूज करूंगा यहां पर, शाबाश सोचो। 10 से करूंगा यहां पे, 10 करूंगा, शाबाश। और ऑक्सीजन कितने यूज करूंगा, 10 क्यों भाई, एक के साथ कितने ऑक्सीजन यूज हो रहे थे, 2, तो 10 के साथ 20। कॉमन सेंस है ये। व्हाट इज कॉमन सेंस, कोई डिफाइन कर सकता है कॉमन सेंस, द सेंस विच इज कॉमन इन एवरीवन इज कॉल्ड कॉमन सेंस। और कॉमन सेंस सब में होती है कि ये एक है, ये 2 है, ये 10 है, तो ये कितने हैं, 20। चलो शाबाश बताओ ये कितने बनेंगे, 10। हिसाब किताब लग रहा है, एक तो ये भी एक था, ये 10 तो ये भी कितना होगा, 10, 10। चलो शाबाश, वाटर मॉलिक्यूल कितने बनेंगे, 20। अभी शायद आपको मुश्किल लग रहा है समझने में, इसको जरा स्क्रीन दूसरी तरह करें ना। अभी शायद ये मुश्किल लग रहा है समझने में, लेकिन इस चैप्टर में अल्टीमेटली हमने सीखना यही है कि कितने रिएक्टेंट ऐड करेंगे तो कितना प्रोडक्ट बनेगा। अब ये नंबर की गेम तो तब हम खेलेंगे ना जब हमें हर केमिकल का फार्मूला लिखना आए। अब आपको दवाई का फार्मूला ही नहीं आता, अगर आपको रिएक्टेंट में मौजूद रिएक्ट करने वाले केमिकल्स का फार्मूला ही नहीं लिखना आता, तो आप जब फार्मूला ही गलत कर दोगे तो सारा निजाम दरम बरम हो जाएगा। अगर आपने स्टिशियोमेट्री को सीखना है तो सबसे पहली शर्त क्या है कि आपको केमिकल्स का क्या है, फार्मूला बनाना है। केमिकल कंबाइन क्यों होते हैं लास्ट चैप्टर में सिखा चुका है। इस चैप्टर में पहली प्राइमरी चीज हमने क्या सीखनी है कि फार्मूला लिखते कैसे। अगर हम फार्मूला लिखना नहीं सीखेंगे तो आगे नहीं जा सकते। तो आज का हमारा टारगेट भी यही है।
आज का जो हमारा टारगेट है वो यही है। सो ये मैंने लिखा है, इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, शाबाश। वेलकम टू स्टिशियोमेट्री, द एसेंस ऑफ क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री। ये क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री क्या होता है मैं आपको जरा बताता हूं। आपको बुखार है तो ये है क्वालिटेटिव। आपको 102 बुखार है तो ये क्या है, क्वांटिटेटिव। दो तरह की वैल्यूज होती हैं, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव होता है जिसके साथ कोई नंबर आ जाए, क्वालिटेटिव होता है जिसके साथ कोई नंबर ना आए। तो केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जो नंबर्स के साथ डील करती है, इतने ग्राम ये केमिकल डालोगे तो इतने ग्राम ये मिलेगा, वो क्या है, स्टिशियोमेट्री। दिस चैप्टर डेल्व इनटू द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स गाइडिंग केमिकल रिएक्शन। डेफिनेटली अगर आपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का हिसाब किताब देखना है तो आपको क्या लिखना आना चाहिए, केमिकल रिएक्शन लिखना आना चाहिए, जिसमें रिएक्टेंट होंगे और रिएक्टेंट किसमें चेंज होंगे, प्रोडक्ट में। तभी तो आपका काम होगा ना आगे। फॉर द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, डेफिनेटली इक्वेशन बैलेंस करना जरूरी होता है। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के लिए कि कितने रिएक्टेंट डालोगे तो कितना प्रोडक्ट बनेगा। मास्टरिंग द कंसेप्ट ऑफ मोल, ये मोल क्या होता है आपको वक्त आने पे पता चलेगा। मास्टरिंग द कंसेप्ट ऑफ मोल enable a seamless transition between macroscopic and molecular scale, essential for predicting yield and identifying limiting reactants. Stoichiometry also unveils the art of formulating and interpreting chemical equations, providing skills for predicting and optimizing real world reaction. Whether you are exploring analytical, physical, theoretical chemistry, stoichiometry serves as you foundational tool offering profound grasp of quantitative language of chemistry. Join us to this enlightening journey, laying the groundwork for the advanced study. सारा पैराग्राफ का मैं अगर मतलब बताऊं तो ये कह रहे कि सफर को शुरू करने से पहले समझ लें कि फायदा क्या होने वाला है कि आपको इस चैप्टर पढ़ने के बाद इक्वेशन भी बनाना आ जाएगी, फार्मूले भी आ जाएंगे, कितने केमिकल डालेंगे तो कितना प्रोडक्ट बनेगा वो भी समझ आ जाएगा। और ये समझ आने के बाद ये नॉलेज आपको कहां काम आएगा, हायर क्लासेस में, और उससे हायर क्लासेस में कहां काम आएगा, एनालिटिकल केमिस्ट्री में। व्हाट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री, जब आप किसी केमिकल का क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर जब आपने किसी स्पेसिफिक मेडिसिन को बनाना होता है तो ये सारा जो फाउंडेशनल नॉलेज है ये आगे आपका यूनिवर्सिटी लेवल तक चलेगा। चलें जी शुरू करते हैं। एसएलओस क्या है जी हमारे, पहला नॉलेज है 5.1, नाम है उसका केमिकल फार्मूला एंड फंडामेंटल्स। इस नॉलेज में हम केमिकल फार्मूला बनाना सीखेंगे। 3 एसएलओस हैं। पहला एसएलओ, डिफाइन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड एज द नंबर एंड द टाइप ऑफ डिफरेंट एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हो सकते हैं, कितनी तरह के एटम हो सकते हैं, इस चीज को हमने देखना है। वैसे बाय द वे ये थोड़ा बहुत हमें आता भी है, जब देखेंगे तो आपको फील होगा ये मुश्किल नहीं है। अगला एसएलओ है डिफाइन द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड एज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ डिफरेंट एटम इन अ मॉलिक्यूल। इस एसएलओ में बताया जाएगा कि किसी भी मॉलिक्यूल फार्मूले को प्रेजेंट किया जा सकता है, या किसी भी कोवलेंट कंपाउंड के फार्मूले को दो तरह से प्रेजेंट किया जा सकता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। अगेन अभी मैं अगर इसकी डिटेल बताने बैठ गया तो फायदा कोई नहीं है, इसको ड्यूरिंग लेक्चर हम सीखेंगे। तीसरा क्या जी, डिड्यूस द फार्मूला, हमें फार्मूला अखज करना आना चाहिए। नेम ऑफ बाइनरी आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड का फ्रॉम आयंस गिवन रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। डिड्यूस द फार्मूला ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस फ्रॉम द गिवन स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल। यानी हमें मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर दे दिया जाए, हम फार्मूला लिख लें, फार्मूले का नाम दे दिया जाए, स्ट्रक्चर बना लें। किसी आयनिक कंपाउंड का फार्मूला दिया जाए, हम नाम लिख लें, नाम दिया जाए उसका फार्मूला बना लें। हर लिहाज से हमें क्लैरिटी चाहिए, ठीक है। शुरू करते हैं। सबसे पहले अबाउट मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में डिस्कशन शुरू करते हैं। ये नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा जरा, ठीक है। ओके, नॉलेज आप इसको खुद पढ़ें, आपको आइडिया हो गया कि एसएलओस के ग्रुप को एक थ्योरी की शक्ल में लिख दिया जाता है कि क्या हमने गेन करना है। ऑलमोस्ट वही बातें हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। और इसके बाद है स्किल, जो इस नॉलेज के बाद हमारे अंदर स्किल डेवलप होना चाहिए कि हम एनालाइज कर सकते हैं,
आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन मॉलिक्यूलर फार्मूला है और कौन सा एम्पिरिकल फार्मूला है कंपाउंड्स का। हम नाम दे सकते हैं, फार्मूला बना सकते हैं बाइनरी आयनिक कंपाउंड का आयंस की मदद से, और मॉलिक्यूलर फार्मूला उसके स्ट्रक्चर की मदद से हम देख सकते हैं। ये हमारी स्किल है जो हमने अचीव करनी है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, इस पूरी डायग्राम के अंदर सवाल मैं पूछता हूं कि व्हाट इज मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या है इस डायग्राम के अंदर, कहां है मॉलिक्यूल्स? पानी में मॉलिक्यूल्स हैं। आइस के अंदर, पानी के अंदर। ये देखें, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, दिस स्पेसिफिक पार्टिकल इज कॉल्ड H2O, और ये H2O का एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब इसके अंदर भी वही H2O के मॉलिक्यूल है, इसके अंदर भी H2O के मॉलिक्यूल है। फर्क क्यों है? थोड़ा इनमें गैप ज्यादा है, इनमें गैप कम है, इनमें गैप और कम है। फर्क की वजह क्या है? शाबाश। इनमें डिफरेंस की वजह क्या है? शाबाश। सर वो टाइटली पैक्ड है, बट वो टाइटली पैक्ड नहीं है सर। ऑब्वियसली इनका स्टेट चेंज है, एक लिक्विड है, एक गैस है और एक सॉलिड है। अब लिक्विड, सॉलिड, गैस, तीनों स्टेट्स के अंदर पानी का फार्मूला तो चेंज नहीं हुआ, वो तो वैसे का वैसे ही रहा। इसका मतलब कि यहां पानी का जो फार्मूला है H2O, अब H2O क्या स्टेबल है या अनस्टेबल? पहले तो हमें यह फाइंड करना है। लास्ट लेक्चर में आपको, लास्ट चैप्टर में आपको H2O का स्ट्रक्चर पढ़ाया था और आपने ये चीज देखी थी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान में जो कोवलेंट बॉन्ड बना था, उसकी वजह से ऑक्सीजन भी स्टेबल था और हाइड्रोजन भी स्टेबल था। याद आ रहा है आपको? इसका मतलब पानी का मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबल है। याद रखिएगा, बाय डेफिनेशन कोई भी केमिकल एंटिटी जो स्टेबल होती है उसको हम क्या कहते हैं हमेशा? शाबाश, क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। शाबाश, बताओ, हाइड्रोजन को मॉलिक्यूल कह सकता हूं? नहीं। ऑक्सीजन को मॉलिक्यूल कह सकता हूं? नहीं। हाइड्रोजन को मॉलिक्यूल कह सकता हूं? नहीं, क्योंकि ये कोई भी स्टेबल नहीं है, इनमें से अनस्टेबल हैं, एटम्स, दीज आर एटम्स। बट जब आपस में ये केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, एक नई एंटिटी बनाते हैं। अब ये जो नई एंटिटी है बेटा, ये क्या है? शाबाश, मॉलिक्यूल। क्या है ये? मॉलिक्यूल। अब इस मॉलिक्यूल में बॉन्ड कौन सा है? कोवलेंट। तो नाम क्या पड़ गया? कोवलेंट मॉलिक्यूल्स। क्या नाम पड़ गया? कोवलेंट मॉलिक्यूल्स। अब आगे चलते हैं। व्हाट आर मॉलिक्यूल? समझ आ गया आपको? जो भी केमिस्ट्री के अंदर आपको स्टेबल चीज मिलेगी, आपने उसको क्या नाम देना है? मॉलिक्यूल्स। जो भी केमिस्ट्री में स्टेबल चीज मिलेगी, आपने उसको क्या नाम देना है? मॉलिक्यूल। समझ आ गया आपको? ओके। अब मॉलिक्यूल्स की आगे से दो टाइप्स हैं। एक होमोटॉमिक। शाबाश। इस पूरी पिक्चर के अंदर आपको हीलियम नजर आ रहा है, हाइड्रोजन नजर आ रहा है जिसमें सिंगल बॉन्ड है, ऑक्सीजन में आपको पता है शाबाश डबल बॉन्ड होता है, क्लोरीन में कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल। यहां सल्फर आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, बॉन्ड बना हुआ है इनका। यहां ओजोन, ऑक्सीजन आपस में कनेक्टेड है, बॉन्ड बना हुआ है इनका। कहने का मतलब है, ये जितनी भी मैंने डायग्राम्स यहां शो की हैं, ये सबके सब स्टेबल हैं, ये सबके सब स्टेबल हैं। फर्दर इनमें से किसी का नया बॉन्ड नहीं बनेगा, क्योंकि ये सब स्टेबल हैं। तो दैट्स व्हाई ऑल दीज केमिकल स्पीशीज आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। इनमें से कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो दो एटम्स पे मुश्तमिल हैं, तो क्या नाम देंगे? शाबाश, उसको डायटोमिक। और कौन है डायटोमिक? शाबाश, ऑक्सीजन भी क्या है? डायटोमिक। क्लोरीन भी क्या है? शाबाश, डायटोमिक। ओजोन O3, ओजोन O3, शाबाश, ये क्या है? ट्रायटोमिक। S8 पॉलीएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक। अगर मैं आपसे पूछूं इनमें से कोई ऐसा है जो मोनोएटॉमिक है, एक ही एटम है? कौन है जी? हीलियम। हीलियम क्या है? मोनोएटॉमिक। क्या मैं हीलियम को एटम ना कहूं? हीलियम को एटम क्यों नहीं कहना? कौन बताएगा हीलियम को एटम क्यों नहीं कहना? यहां पर हीलियम एक गैस है। गैस है लेकिन स्टेबल है। स्टेबल है। डुप्लेट रूल याद करो ना। हीलियम के बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? डुप्लेट, दो। स्टेबल। तो हमने तो बाय डेफिनेशन जाना है ना कि जो स्टेबल है।
वो क्या है? मॉलिक्यूल। जो नहीं स्टेबल वो क्या है? एटम। तो हमने तो स्टेबल की तरफ जाना है, तो हीलियम को जरूरत ही नहीं किसी के साथ बॉन्ड बनाने की, वो ऑलरेडी स्टेबल है। तो हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गोन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जितनी भी नोबल गैसेज हैं वो सब सिंगल सिंगल एटम की शक्ल में रहेंगी, लेकिन हम उन्हें एटम नहीं कहेंगे, हम उन्हें क्या बोलेंगे? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। एक एटम पे मुश्तमिल मॉलिक्यूल, क्या नाम पड़ गया? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इनमें से कोई ऐसा मॉलिक्यूल नजर आ रहा है जो हेट्रो हो? हेट्रो का मतलब जिसमें दो डिफरेंट तरह के एटम जुड़े हो आपस में, कोई है? सारे सेम है। जब सारे सेम हैं तो तभी तो उसको क्या नाम दिया है? होमो एटॉमिक। अब यहां से पता चला कि अगर एक तरह के एटम आपस में मिलेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, स्टेबिलिटी अचीव करेंगे, तो एक जैसों को हम होमो एटॉमिक कहेंगे। और उन होमोटॉमिक में अगर एक मॉलिक्यूल, एक एटम है तो क्या बोलेंगे? मोनोटॉमिक। दो है तो क्या बोलेंगे? डायटॉमिक। तीन है तो क्या बोलेंगे? ट्राइटॉमिक। नंबर की वजह से अगर आपने मॉलिक्यूल्स को क्लासिफाई करना है तो नंबर क्या होता है? एक नंबर, एक एटम मोनो, दो डाई, तीन एटम ट्राई, ज्यादा है तो पोली एटॉमिक। अब आगे चलते हैं, चलो शाबाश। ये जो डायग्राम आपको नजर आ रही है, इसमें कुछ पुराने वाली डायग्राम की रिपीट हो गए, जैसे जैसे कि ओजोन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। ये सारे के सारे शाबाश कौन से हैं? होमो। इसके नीचे आप देखो, अमोनिया, NH3, मिथेन, CH4, ग्लूकोज, C6H12O6, ये कंप्लेक्स स्ट्रक्चर है, अभी हमने नहीं इनको पढ़ना। ये कभी बड़ी क्लास में जाएंगे, बड़े हो जाएंगे तो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, अभी हम छोटे हैं। आगे है कैफीन, नाम सुना हुआ है कैफीन? कॉफी के अंदर ये होती है कैफीन। अक्सर सर दर्द रहता है जिन लोगों को, उनको कैफीन की एडिक्शन हो जाती है। जब तक वो कैफीन उनको ना मिले, उनका सर दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो ये कैफीन का फार्मूला है। अब जरा एनालिसिस करो, ये सारे फार्मूले क्या एक एटम पे मुश्तमिल है या डिफरेंट एटम्स पे मुश्तमिल है? डिफरेंट। क्योंकि ये डिफरेंट एटम्स हैं, इसलिए इनका नाम क्या होगा? शाबाश, हेटेरोटॉमिक। क्या नाम होगा बेटा? हेटेरोटॉमिक। HCl, शाबाश, हेटेरोटॉमिक। H2SO4, शाबाश, हेटेरोटॉमिक। H2O, शाबाश, हेटेरोटॉमिक। समझ आ गया? अब हेटेरोटॉमिक NOCO, CO2, ये सारे के सारे क्या हैं? हेटेरोटॉमिक। अब इसमें भी कुछ ऐसे होंगे जो दो एटम पे मुश्तमिल हैं, तो क्या नाम होगा? डायटोमिक, हेटेरोडायटोमिक। तीन वाले क्या होंगे? हेटेरो ट्रायटोमिक। चार वाले पोली, हेटेरो पोलीएटोमिक। ये जूम पे जो बच्चे बैठे हैं, ये मुझे बताएं, क्या हेटेरो मोनोटोमिक हो सकता है? नो। हेटेरो मोनोटोमिक हो सकता है? ये रेहान आपने क्या लिखा? नो, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि हेटेरो तो होता ही तब है ना जब दो चीजें डिफरेंट मिले आपस में। और हेटेरो भी और मोनो भी, मोनो का मतलब तो एक ही होता है, तो हेटेरो वाला कभी भी मोनो नहीं होगा, वो हमेशा डाई होगा, ट्राई होगा या पोली होगा। आई होप कि आपको मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन को मैंने रिकॉल किया, चैप्टर 1 में भी पढ़ा हुआ है हमने मॉलिक्यूल्स को, ओके। और उसके बाद हमने देखा मॉलिक्यूल काउंटिंग के लिहाज से मोनो, डाई, ट्राई, पोली में जाते हैं। और उसके बाद ये भी देखा है कि अगर सेम है तो होमो, डिफरेंट है तो हेट्रो। ये हमें समझ आ गया। अब आगे चलते हैं। ये क्या नजर आ रहा है आपको? शाबाश, ये आपको, ये आपने देखी है कॉटन, कपास जिसे कहते हैं, सेलुलोज। अब ये सेलुलोज का फार्मूला है। सर ये कैसा फार्मूला, कभी देखा तो है नहीं हमने। नाम सुना हुआ आपने पॉलीमर्स का? पॉलीमर्स क्या मतलब होता है? पॉलीमर्स का जाहिर सी बात है ऐसा फार्मूला, प्लास्टिक। प्लास्टिक लाइक चीजें। अब पॉलीमर भी दो तरह के होते हैं ना, नेचुरल, सिंथेटिक। सिंथेटिक जो आपने बनाए हैं, साइंसदानों ने बनाए हैं, वो सिंथेटिक हैं। नेचुरल जो अल्लाह की तरफ, कुदरत की तरफ से हैं, जैसे ये कपास। इसमें ये फार्मूला कंप्लीट नहीं हुआ, ये मैंने फार्मूले का एक छोटा सा पार्ट लिखा है।
ये बहुत बड़ा फार्मूला है, बड़ी लंबी चौड़ी इसकी चेन्स हैं। अब ये चूंकि स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है तो हम क्या नाम देंगे, है तो हेटेरोटॉमिक, इसमें कोई शक नहीं, इसमें ऑक्सीजन भी है, इसमें ये जो कॉर्नर्स बने हुए हैं, ये कॉर्नर्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन को। ये आप आगे बड़ी क्लासों में जाके पढ़ोगे, है तो ये हेटेरोटॉमिक, बट ये मैक्रो मॉलिक्यूल है। कौन सा मॉलिक्यूल है, मैक्रो। व्हाट इज मेंट बाय मैक्रो, लार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये 4-5 टर्म सीखी हैं, होमो भी समझ आ गया, हेट्रो भी समझ आ गया। माइक्रो क्या है, छोटे 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 मॉलिक्यूल। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, माइक्रो। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, माइक्रो। H2O क्या है, माइक्रो। HCl क्या है, माइक्रो। लेकिन ये सेलुलोज हो गया, प्रोटीन्स हो गई आपकी बॉडी में, नाम सुना हुआ ना आपने प्रोटीन्स का, सेलुलोज हो गया, पॉलीसेकेराइड्स हो गए, मेडिसिन होगी बहुत सारी, ये सारे के सारे हैं इनमें मॉलिक्यूल्स, लेकिन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स नहीं होते, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब बड़े मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं, मैक्रो। छोटे वालों को क्या बोलते हैं, माइक्रो। ये कुछ टर्म्स हैं जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं, आप इन्हें याद रखिए, पेपर में काम आ जाएंगी, कंसेप्ट को समझने में काम आएंगी। बहरहाल मॉलिक्यूल क्या होता है वो हमने समझ लिया। अब हम नेक्स्ट जो चीज समझने वाले हैं, राइटिंग नेम ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी मॉलिक्यूलर कंपाउंड, मॉलिक्यूलर कंपाउंड को नाम कैसे देते हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड को नाम कैसे देते हैं। सर ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड आपने अचानक बोल दिया, पहले तो आप खाली मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल कह रहे थे, अब आपने मॉलिक्यूलर कंपाउंड बोल दिया, उसमें टेंशन वाली क्या बात है, पहले चैप्टर में पढ़ के आए हैं। शाबाश, H2, O2, Cl2, H2O, जल्दी से बताइए इनमें से कौन है मॉलिक्यूल। सर सारे ही मॉलिक्यूल हैं, सारे ही बाउंडेड हैं, सबने बॉन्ड बनाया है, सब स्टेबल हैं, सब मॉलिक्यूल हैं। लेकिन ऐसा मॉलिक्यूल भी तो है जिसमें कंपाउंड है दो चीजों का, दो चीजों का कंपाउंड है, दो चीजें मिलकर बना है, वो कौन है, वो H2O. H2O। H2O इज अ मॉलिक्यूलर कंपाउंड, बाकी किसी के साथ कंपाउंड का वर्ड नहीं आएगा, खाली क्या आएगा, मॉलिक्यूल। खाली क्या आएगा, मॉलिक्यूल। खाली मॉलिक्यूल लगाना जब एक तरह के एटम जुड़ गए मॉलिक्यूल, दो तरह के एटम जुड़कर मॉलिक्यूल बनाएंगे तो फिर क्या नाम होगा, मॉलिक्यूलर कंपाउंड। पहले चैप्टर में बताया हुआ है। यानी कि मॉलिक्यूलर कंपाउंड के नाम लिखने के रूल्स, 6 रूल्स हैं, 6 के 6 हमने पढ़ने हैं, और उसके बाद इस टेबल पर क्या करने हैं, अप्लाई करने हैं। इसमें डिफरेंट तरह के केमिकल्स दिए हुए हैं जिनके हमने नाम मेंशन करने हैं, ठीक है। पहला रूल, फर्स्ट नॉन मेटल। जैसे अभी मैं आपके सामने एक फार्मूला बनाता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें दो तरह के नॉन मेटल हैं, कार्बन है और ऑक्सीजन है, दोनों ही नॉन मेटल हैं। अगर एक मेटल होता, एक नॉन मेटल होता तो फिर ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड ना होता, फिर ये आयनिक कंपाउंड होता। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड। तो पहला रूल क्या है, शाबाश, रूल नंबर 1, सबसे पहले आपने किसका नाम लिखना है, फर्स्ट नॉन मेटल का। फर्स्ट नॉन मेटल, शाबाश बताओ, अभी लिखते हैं साथ में। कार्बन ऑक्सीजन में फर्स्ट कौन आ रहा है, कार्बन। कौन आ रहा है, कार्बन। तो रूल के मुताबिक पहले आप क्या लिखोगे, शाबाश, कार्बन। क्या लिखोगे जी, कार्बन। आगे सेकंड, सेकंड नॉन मेटल का नाम लिखो, यूज द फर्स्ट सिलेबल, सेलेबल ऑफ द एलिमेंट नेम प्लस आइड। यानी कि क्या कह रहा है कि जब आपने सेकंड नॉन मेटल का नाम लिखना, बताओ जरा सेकंड नॉन मेटल का नाम क्या है, शाबाश बोलो, ऑक्सीजन। Oxygen. क्या नाम है, ऑक्सीजन। वो कह रहा है आपने उसका पूरा नाम नहीं लिखना, ऑक्सीजन। आपने ऑक्सी तक रहने देना है, जन मिटा देना है, यानी फर्स्ट सिलेबा है उसका रहने देना है, ठीक है, और आखिर से आपने उसको मिटा देना है, और मिटाकर उसकी जगह पर शाबाश क्या ऐड कर देना है, आइड। क्या ऐड कर देना है, आइड। तो कार्बन डाई तो मैंने बोला नहीं, कार्बन ऑक्साइड, अभी खाली क्या लिखना है, कार्बन ऑक्साइड। पहला रूल, पहले नॉन मेटल का नाम लिखो, मैंने लिख दिया कार्बन। सेकंड रूल,
यूज द सिलेबल ऑफ द एलिमेंट नेम, जो सिलेबल है वो आपने यूज करना है। जैसे ऑक्सीजन का ऑक्साइड, ऑक्सी, ओ एक्स यूज करोगे, यानी फर्स्ट वर्ड्स यूज करोगे, और आखिर पे क्या ऐड कर दोगे, आइड। तीसरा रूल क्या है कि आपने प्रीफिक्स ऐड करना है फॉर मल्टीप्लाई एटम। यूज प्रीफिक्स मोनो, डाई, ट्राई टू इंडिकेट द नंबर ऑफ एटम व्हेन टू और मोर आर प्रेजेंट। जब एक या एक से ज्यादा एटम मौजूद हो तो फिर आप कौन सा वर्ड यूज करोगे, डाई, ट्राई वगैरह का वर्ड यूज करोगे। तो क्या कार्बन के साथ डाई, ट्राई का वर्ड यूज करने की जरूरत है, नहीं। क्यों, क्योंकि वो एक ही है, कार्बन तो एक ही है। हां, ऑक्सीजन कितने हैं, दो, तो उसके साथ क्या यूज करोगे, डाई का वर्ड यूज करोगे। तो क्या नाम हुआ, शाबाश बोलो अब, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये हो गया नॉर्मली। अच्छा, आगे पर्पस ऑफ प्रीफिक्स क्या है पता है आपको, डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट कंपाउंड मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट। जैसे एक और एलिमेंट है सीओ, 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 सीओ एंड सीओ2। अब जरा गौर करो, इसमें भी कार्बन मौजूद है, इसमें भी कार्बन मौजूद है, इसमें भी ऑक्सीजन मौजूद है, इसमें भी ऑक्सीजन मौजूद है। अगर मैं ये प्रीफिक्स खत्म कर दूं, खाली कार्बन ऑक्साइड लिख दूं, तो वो तो फिर इसका भी फार्मूला है, क्योंकि उसमें भी क्या मौजूद है, शाबाश, कार्बन, और क्या मौजूद है, ऑक्सीजन। प्रीफिक्स यूज करना जरूरी होता है ताकि अगर एक ही फार्मूला दो डिफरेंट केमिकल्स का है तो प्रीफिक्स की मदद से क्या हो जाए, अलग-अलग हो जाए। बेटा आप मुझे बताओ, क्लास में, आप क्लास में इधर मुझे बताओ, शाबाश, सीओ, नाम बार बार ले रहा हूं, क्या फार्मूला होगा, कार्बन और ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन है, एक, तो क्या नाम लोगे, कार्बन मोनो ऑक्साइड। मोनो के लिए क्या वर्ड यूज करोगे, एक। अगर नहीं यूज करते मोनो, तो फिर वो कार्बन ऑक्सीजन, तो यानी प्रीफिक्स यूज करना जरूरी है दोनों केसेस में। अच्छा, आगे चलते हैं, ओमिटिंग वोवल्स, ये कभी कभार काम आता है। ड्रॉप द फर्स्ट वोवल ओ एंड ओ और आ, ओ आर टुगेदर लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड। जरा मुझे एक सवाल का जवाब दें, कार्बन मोनो ऑक्साइड का ये फार्मूला होता है, मतलब स्पेलिंग ये होते हैं। अब कार्बन में मोनो, एंड पे वोवल आ रहा है, ओ आ रहा है, और आगे ऑक्साइड में भी वोवल आ रहा है, तो आप इसमें से एक ओ को क्या कर दोगे, ड्रॉप कर दोगे। यानी जब दो इकट्ठे वोवल आ जाए इस तरह से, तो एक वोवल को क्या कर दोगे, ड्रॉप कर दोगे। यानी कि डबल ओ नहीं लिखना, सिंगल ओ लिखना है। तो फार्मूला क्या, नाम क्या बना, कार्बन मोनो ऑक्साइड। ठीक हो गया। तो अमिटिंग मोनो, कब कब आपने मोनो को अमिट करना है, वैसे भी रूल्स पढ़ के इसकी प्रैक्टिस करेंगे, मैं अच्छे से समझ आ जाएगा। मोनो इज यूजुअली अमिटेड फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट। मोनो का वर्ड हमेशा सेकंड एलिमेंट के साथ आता है, फर्स्ट के साथ नहीं आता। जैसे अभी आपने पढ़ा कार्बन मोनोऑक्साइड, एक कार्बन एक ऑक्सीजन, एक कार्बन, आप ये भी तो कह सकते थे मोनोकार्बन मोनोऑक्साइड, कह सकते थे ना, मोनोकार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन आपने खाली कार्बन लिखा और मोनो का वर्ड कार्बन के साथ नहीं आया, बल्कि किसके साथ आया, ऑक्सीजन। लास्ट रूल क्या है कि मोनो का वर्ड आपने दोनों के साथ नहीं लगाना, किसके साथ लगाना है, लास्ट वाले के साथ लगाना है। ये ज्यादा रूल्स नहीं है, चंद बातें हैं जो भी हम अप्लाई करेंगे। शाबाश बोलो जी, ये क्या है, CO2, अभी नाम दे क्या है, फर्स्ट वाले का नाम क्या है, इसका नाम क्या है, शाबाश, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे यूज कहां पे होता है, मैंने आपकी इंफॉर्मेशन के लिए लिख दिया, फायर एक्सटिंग्विशर्स, आग बुझाने के लिए वो जो लाल लाल कलर के बड़े बड़े वो सिलेंडर लगे होते हैं, आपने देखा होगा, पेट्रोल पंप पे लगे होते हैं, उसकी मदद से वो आप पेट्रोल पंप पे आग लग जाए, उसे वो फायर, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ड्राई आइस, प्रोपेलेंट इन एरोसोल्स, कार्बोनेशन ऑफ बेवरेजेस, यानी बोतल के अंदर जो गैसेज होती हैं, जो आप ड्रिंक पीते हैं, उसके पेप्सी या सामान आप कोई भी पीते हैं, तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है जी। नेक्स्ट है हमारे पास CS2, फुल स्क्रीन करें सर इसको, भाईजान फुल स्क्रीन करें इसको। CS2, CS2 क्या नाम है, जल्दी बोलो, एक कार्बन है दो सल्फर है, वही नाम क्या, कार्बन डाइसल्फाइड।
क्या नाम है? कार्बन डाइसल्फाइड। एंड पे आइड आया, चलो शाबाश। NO, जल्दी जल्दी बोलो, नाइट्रोजन ऑक्साइड। लेकिन इट्स बेटर कि यहां पर एक वर्ड और लगाया जाए, मैंने मिस किया यहां पर, शाबाश। नाइट्रोजन ऑक्साइड, नहीं नहीं नहीं, यहां पर NO है खाली, तो कौन सा वर्ड आएगा? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। क्या आएगा? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो इट्स बेटर कि आप इसको चेंज कर लें, लिख लें यहां पर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। आगे चलें, शाबाश। N2O, जल्दी जल्दी बोलो, N2O। सबसे पहले आएगा डाई नाइट्रोजन। क्यों आएगा डाई नाइट्रोजन? क्योंकि दो नाइट्रोजन है। कितने नाइट्रोजन है? दो। आगे एक ऑक्सीजन है, तो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या आएगा? डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। आप यहां पर मोनो का वर्ड भी लगा सकते थे, डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, लेकिन अगर उसके बगैर भी लिख दें तो ये क्लियर है। नेक्स्ट, एक सल्फर 6 फ्लोरीन, क्या नाम होगा? सल्फर पोलिनी। 6 को बोलते हैं हेक्सा। 6 को क्या बोलते हैं? हेक्सा। तो क्या नाम होगा? सल्फर, शाबाश, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। मोनो का वर्ड फर्स्ट के साथ नहीं आना, मोनो का वर्ड हमेशा कहां आता है? सेकंड के साथ। और समझ रही हैं आप? सल्फर हेक्साफ्लोराइड। चलो SO2, जल्दी बोलो, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड। SO3, शाबाश शाबाश, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। NH3, शाबाश, NH3 नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड। वैसे तो अमोनिया कहते हैं इसे, अमोनिया इसका कॉमन नेम है, अमोनिया इसका मशहूर नाम है, जो आप बगैर साइंटिस्ट, अगर आप साइंटिस्ट नहीं भी हैं तो आप तो नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड थोड़ी बोलेंगे, आप तो क्या बोलेंगे? अमोनिया चाहिए। ये साइंटिफिक नेम जो होते हैं ये साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए होते हैं, कॉमन नेम होते हैं कॉमन लोगों के लिए। कॉमनली एन नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड को हम क्या बोलते हैं? अमोनिया। लेकिन इसका प्रॉपर नाम क्या है? नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड। एक नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड। कहां यूज होता है? मैंने यूजेस आगे लिखे हुए हैं। शाबाश, H2O, कहते तो हो H2O। क्या नाम होगा? जल्दी से बोलो। वाटर, वाटर तो हम कहते हैं, लेकिन इसका नाम क्या होगा? शाबाश, ऑक्सीजन डाइऑक्साइड, इसका नाम होगा ऑक्सीजन ट्राईऑक्साइड। वो ये थोड़ा सा मिसप्रिंटेड है, ये गलत है। ठीक नाम आप इसका लिखें, इसका नाम होगा डाईहाइड्रोजन ऑक्साइड। क्या नाम होगा? डाईहाइड्रोजन ऑक्साइड। क्या नाम होगा? डाईहाइड्रोजन ऑक्साइड। चलें, अब आपका एक टेस्ट लेते हैं। शाबाश, आपने बताना है CCl4। CCl4, 4 को टेट्रा कहते हैं। वेरी गुड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्योंकि पहला कौन आ गया? कार्बन। दूसरा कौन आ गया? क्लोरीन। कितने क्लोरीन है? 4, तो क्या नाम है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। समझ आ गया आपको? चलो एक और मैं एग्जांपल आपसे पूछता हूं, तो अब आपने मुझे बताना है लाइक H2S। H2S, हाइड्रोजन डाइसल्फर, नहीं 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 नहीं, डाई, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड, नहीं नहीं, गलत बोल दिया ना। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड, हाइड्रोजन, हाइड्रोडाइसल्फाइड, हाइड्रोजन, इसको ज्यादा बेहतर है, ज्यादा इस तरह प्रोनाउंस कीजिए, डाई हाइड्रोजन सल्फाइड। डाई पहले लगा दें। वैसे आपने जो नाम दिया हाइड्रोजन डाइसल्फाइड वो भी ठीक है, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड भी ठीक है, लेकिन इट्स बेटर कि डाई हाइड्रोजन से पहले आए, क्योंकि वो हाइड्रोजन के साथ है। तो क्या नाम इसका ज्यादा बेहतर है? डाई हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है। अच्छा, एक और हम एग्जाम्पल आपसे पूछते हैं। PH3, फॉस्फोरस और हाइड्रोजन। शाबाश, हाँ जी सही कह रही हैं, फॉस्फोरस, फास्फोर फॉस्फोरस ट्राईहाइड्राइड। फॉस्फोरस ट्राईहाइड्राइड 3 है ना इसके अंदर। अच्छा, PCl5, शाबाश,
आप इतना यकीन रखें ये जितने भी मॉलिक्यूल हैं इनके आपस में मिलने का मतलब, इनके एलिमेंट्स के आपस में मिलने का मतलब स्टेबिलिटी है। शाबाश, मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं, इसको मैं वाइंड अप करूं। PCl5 पेंटा, 5 को बोलते हैं पेंटा। फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, नहीं, ऑक्साइड फॉस्फोरस तो है ही नहीं है। क्लोराइड, हाँ, फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड, ठीक है। P2O5, शाबाश, P2O5 डाइफॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड, ऑक्साइड, डाइफॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। ऑक्साइड, P4O10 10 डेका, डेका 10 को डेका कहते हैं। 4, नहीं, पोली नहीं, डेका। टेट्राफॉस्फोरस डेका ऑक्साइड, टेट्राफॉस्फोरस डेका ऑक्साइड। मुश्किल है, आई नो। अब मैं उसकी प्रैक्टिस शीट अटैच करूंगा, आपने उस पर प्रैक्टिस करनी है। मैं ये चाहता हूं कोई सिलेबस में केमिकल है नहीं है, जो भी है हमें हर किसी का देख के नाम आना चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट इंशाल्लाह इसके बाद हम कल देखेंगे। कल मैं आपको बताऊंगा कि अगर जैसे अभी देखो डाई बोरोन ट्राई ऑक्साइड, ये नाम लिखा हुआ है, फार्मूला नहीं लिखा, नाम लिखा है। अब नाम से फार्मूला आप लिखवाओ। डाई बोरोन ट्राई ऑक्साइड, क्या फार्मूला होगा? शाबाश, B2 कैसे पता चला? O3 ट्राई बता रहा है, 3 डाई बता रहा है, 2 बोरोन लिख दिया। समझ आ गया? तो आपको नाम लिखा हो तो फार्मूला आना चाहिए, फार्मूला लिखा हो तो क्या आना चाहिए? नाम आना चाहिए। ये हमारी स्किल थी, ये हमने अचीव कर ली। कल हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला, ये चीजें पढ़ेंगे। फिर आयनिक कंपाउंड के फार्मूला सीखेंगे। उसके बाद फिर हम ये हिसाब किताब वाला मामला शुरू करेंगे। क्लियर है सबको? ये जूम पे जो बच्चे बैठे हैं, क्लियर है सबको? कोई बोलेगा तो मैं बंद करूंगा ना। सर मॉलिक्यूलर कंपाउंड जो है उसमें जो SiBr4 है हम उसको कैसे लिखेंगे? Br4 यहाँ पे एक्सरसाइज में है। SiBr4 सिलिकॉन टेट्राब्रोमाइड, सिलिकॉन टेट्राब्रोमाइड। ओके, आवाज आ रही है? हेलो? यस सर, आ रही है। ओके, सिलिकॉन टेट्राब्रोमाइड, एक सिलिकॉन है, 4 ब्रोमीन है, सिलिकॉन टेट्राब्रोमाइड, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है। और किसी का कोई सवाल हो? अपनी अपनी बुक्स में से एक्सरसाइज को सॉल्व करें, तमाम सवालों के जवाब लिखें। कल आप मेरे से पहले वो पूछें जो आपसे नहीं हुए सॉल्व, ठीक है? फिर हम आगे चलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, टेक योर टाइम।